को खत्म करना बड़ी जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में सबसे पहले शुरुआत यहां से करो और उसके बाद 2024 में जो चुनाव हो। लेकिन भैया आप जो ठीक से काम करते ना जैसे करते रहे हो, तभी देश बचेगा। आपने बड़ा काम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 नहीं 2024 भी, और जब तक जारी रहेगा, जब तक इनका सुपड़ा साफ नहीं करेंगे। एडवोकेट साहब हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? भाई मैं तो देना चाहूँगा, पहले तो नाचो गाओ, झूम मचाओ, मस्ती करो, खुश हो, लड्डू बांटो, मिठाइयाँ बांटो, फूल बरसाओ। बहुत बढ़िया मौका एक आया है तो जीत का जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो आप मेरे से चाहते हैं संदेश, मैं देश के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ, जीत के जश्न की खुशी में सच्चाई को भूल मत जाना। ये अभी जो हुआ है केवल इतना ही हुआ है कि एक अहंकारी और तानाशाह प्रधानमंत्री ने देश को तबाह करने के लिए जो कदम उठाया था और सामने किसानों को रखा था, उन किसानों ने अपनी अनुशासनता के साथ, अपनी सामूहिक शक्ति के सामने उसको ये एहसास करा दिया कि ये अपना कदम वापस ले, और उसने वो कदम वापस लिया। वो कदम किसानों ने पीछे हटाने को उसे मजबूर किया। लेकिन लड़ाई हमारी बाकी है। ये तो उसने कदम बढ़ाया तो उसे पीछे हटाया है। हमारी बाकी समस्याएं तो जो कि त्यों हैं। किसानों का एमएसपी का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो जो कि त्यों है। किसानों पर जो कर्जा है वो कर्जा माफ होना चाहिए, वो तो जो कि त्यों है। अगर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को हर साल 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, 6 लाख करोड़ की टैक्सों में छूट दे सकती है, और पिछले 7 साल में मोदी सरकार ने, खुद मोदी जी ने 8,95,000 करोड़ का उनका कर्जा माफ कर दिया और 10 लाख करोड़ बाकी है, तो क्या किसानों पे जो लगभग 12 लाख करोड़ का कर्जा है उसे माफ नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। ये कर्जा एक बार इन किसानों का पूरी तरह से माफ हो, एमएसपी जो C2 है स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से, उस पर 50% ज्यादा डिक्लेयर होकर कानून बने और वो किसानों को मिले। 23 फसलों पे नहीं और बाकी फसलों पर भी मिले। ये लड़ाई, ये मुद्दा हमारा बाकी है। साथ में जो किसानों का गन्ने का पेमेंट है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए जो पड़ा हुआ है, वो तत्काल मिलना चाहिए। मैं हमेशा ये उदाहरण देता रहा हूं, आज भी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं। हम बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं, वो चीज जो लेने जाते हैं, उधर सामान लिया और तुरंत पैसे देते हैं, बाद में नहीं देते हैं। तो जब किसान अपना गन्ना उस पे मिल पे, गन्ना मिल पे तुलवाता है, उसी समय उसको पेमेंट क्यों नहीं दिया था? उसी समय उसको चेक क्यों नहीं दिया जाता? इसमें दिक्कत क्या है? क्या पैसा नहीं है उनके पास? अगर पैसा नहीं है मिल मालिकों के पास में, तो मिल को सरकार अपने हाथ में ले, बंद करे। उन्हें बस की नहीं है, जिसकी जेब में पैसा नहीं, काहे चला रहा ये जो फैक्ट्री या मिल काहे चला रहा? इसलिए ये अभी लागू होना बाकी है। और दूसरा, किसानों को जो बकाया 16,000 करोड़, वो बाकायदा ब्याज सहित किसानों को मिले। आप देख रहे हैं, अफसोस की बात यह है कि पैसा किसानों का, और उस पर जितना ब्याज एक साल में मिलता है, नई फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। मतलब हमारे पैसे से, किसानों के पैसे से जो ब्याज आप खा रहे हैं, उसी से आप जो नई फैक्ट्री खड़ी कर ले रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, न सरकार को, न किसी अदालत को, किसी को नहीं। ये अभी मुद्दे हमारे बाकी हैं। साथ में जो किसानों के साथ में जो इस सरकार ने जो खाद का कट्टा है उसमें से 5 किलो कम कर दिया, 50 का कट्टा 45 किलो का कर दिया, और उसकी कीमत बढ़ा दी, उसको भी कम करना जरूरी है। और एक और बड़ी बात, एमएसपी तो हो ही रही है बात, एमआरपी की बात होना बहुत जरूरी है। यानी किसान से 4 रुपए किलो आलू लेके और आम जनता को 40 रुपए किलो में मिले, ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर किसान से आप 4 रुपए ले रहे हो, आम जनता को 40 मिल रहा है, तो किसान को कम से कम 15-20 रुपए तो मिलने चाहिए। या फिर उस जनता को जो किसान से 4 ले रहे हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 रुपए में मिलना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है होना। और आपके माध्यम से एक संदेश किसानों को देना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ बनाता है, कोई भी व्यापारी, कोई भी उद्योगपति, कोई भी कारखाने वाला कुछ भी बनाता है, उसकी कीमत वो तय करता है। केवल किसान ही है जिसके द्वारा पैदा की गई अनाज की कीमत या तो सरकार तय करती है और या व्यापारी तय करता है। ये आपको सोचना पड़ेगा।
हमें बहुत कठिन फैसला लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा। तभी हम इन सरकारों की ये जितनी भी ये सब सारे हमें दबाने के लिए काम करते हैं उनसे बच पाएंगे। कि अगर अनाज पैदा हम करते हैं तो अनाज की कीमत भी हम ही तय करेंगे और दुनिया में उसी कीमत पर जिसको लेना है ले। मैं मानता हूँ कुछ कठिन समय होगा लेकिन इसे तय करना पड़ेगा। अनाज मैंने पैदा किया, मुझे मालूम है कितनी लागत लगी है, मुझे मालूम है मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे मालूम है कि मुझे कितना मुनाफा चाहिए। वो कीमत भी किसान को तय करने की कोशिश करनी पड़ेगी और संयुक्त किसान मोर्चा की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, या किसी भी किसान संगठन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसानों को इतना मजबूत बनाए कि जो अनाज वो पैदा करता है उसकी कीमत वही तय करे, बिना उसकी कीमत के एक भी दाना न सरकार को मिले और न ही किसी व्यापारी को मिले। तब आएगा असली राज हमारा, तब मिलेगी कीमत हमें असली, तब हम आत्मनिर्भर होंगे, अन्यथा नहीं। ये मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूं। दूसरा, ये एक सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस आंदोलन में इतनी बड़ी जीत हम सबके लिए एक हौसला बढ़ाने वाली बात है। जिस व्यक्ति को समझते थे कि ये झुकता ही नहीं है, वो घुटनों के बल आ गया। सबने देखा, सबकी आंखों ने देखा, घुटनों के बल आ गया। लेकिन अभी भी उसने हमारे जो किसान साथी शहीद हुए एक शब्द उनके लिए नहीं कहा, संवेदना व्यक्त नहीं करी और कानूनों को सही बता रहा। तो ये ध्यान रखना, ये किसी भी रूप में आने वाले समय में कानून आ सकते हैं जिससे पता ना लगे किसानों को, इस तरह से भी आ सकते हैं। इसलिए सजग रहना और साथ में साथियों सबको मिलना पड़ेगा, किसानों को भी, मजदूरों को भी। यहाँ से मंच से किसान मजदूर एकता जिंदाबाद होती है, लेकिन कृषि कानून वापस हुए हैं। जो श्रम कानून है, जिन्होंने श्रमिकों को, मजदूरों को तबाह कर दिया, वो अभी वापस नहीं हैं, वो भी वापस होने हैं। तो किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को, महंगाई से पीड़ित लोगों को, जो निजीकरण के खिलाफ हैं, उन सबको साथ आना पड़ेगा, साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मोदी जी का देश नहीं है, मोदी जी की जागीर नहीं है ये देश जिसे बिना तराजू के तोल रहे हैं, किसी को भी बेच दे रहे हैं, पूरा देश मंडी बना के रख दिया है। ये निजीकरण जो है इसकी तबाही बहुत भयानक होगी। हर चीज अगर बिक जाएगी तो सोचो तुम्हारे बच्चों के लिए कहां से रोजगार होगा, कहां से बेरोजगारी खत्म होगी। इसलिए अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे किसानों ने किया। जीत जैसे इन्होंने दिखाई जीत के, वही आपको भी दिखानी पड़ेगी। तो मेरा तो यही संदेश है, सब इकट्ठे हो जाइए, मिलकर लड़िए और ध्यान रखिए, लक्ष्य एक रखो, बीजेपी को और आरएसएस को पूरी तरह से खत्म करना, ये लक्ष्य होना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस जब तक रहेंगे इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही गंदी मानसिकता के तहत काम करते हैं। इसलिए इनको खत्म करना बड़ी जिम्मेदारी है। और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में सबसे पहले शुरुआत यहां से करो और उसके बाद 2024 में जो चुनाव हो, उस चुनाव में बिल्कुल केंद्र से मोदी सरकार का सफाया करो, बीजेपी का सफाया करो, ये लक्ष्य होना चाहिए। वोट पर चोट मतलब जारी रहेगा सर? वोट पर चोट जारी रहेगा मिशन 2022? पक्का, 2022 नहीं 2024 भी, और जब तक जारी रहेगा, जब तक इनका सुपड़ा साफ नहीं करेंगे। ये तो काम शुरू हुआ है अभी तो। लेकिन ईवीएम तो बिल्कुल हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ईवीएम के लिए और मजबूती से लड़ेंगे। और आपके माध्यम से सबसे निवेदन करेंगे कि हमने जो ईवीएम के विषय में हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है, सब लोग उसमें हस्ताक्षर करके हमारा साथ दें, ताकि ईवीएम को हम खत्म कर सकें। क्योंकि ईवीएम रहेगा तो बीजेपी रहेगी, ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म, और बीजेपी खत्म तो आप समझ लीजिए इस देश की 99% समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है कि गोदी मीडिया ने जिस तरीके से इसमें प्रोपेगेंडा किया, तमाम तरीके के मतलब दवा अंत में पीछे हटके खबरों को दिखाना ही पड़ा किसी ना किसी रूप में, क्या कहना चाहेंगे आने वाला समय गोदी मीडिया के लिए? चारों खाने चित्त, गोदी मीडिया चारों खाने चित्त। ये जितने भी अपने आप को हीरो समझते थे, बनते थे, सबका सुपड़ा साफ हो गया। अब तो थूक के चाटने के लिए भी नहीं बचा इनको बेचारों को कुछ भी। ये तो गुलाम हैं, ये दलाल हैं, और ये मीडिया कुछ रहा ही नहीं। मीडिया तो आप हैं, आपने लोगों के बीच में जाके, आंदोलन के बीच में जाके सच दिखाया है। सोशल मीडिया असली मीडिया है, इनका तो नाम लेना भी बंद करो आप। अब तो ये कुछ पूंजीपतियों ने खरीद लिया है, और जब पूंजीपतियों ने खरीद लिया तो मीडिया नहीं रहा, वो तो दुकानदारी हो गई। और दुकान में क्या बिकता? सौदा बिकता, जिसकी जेब में पैसे हो खरीदो, लो, बात खत्म।
मीडिया वो नहीं रहा। और ये देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है। जिस मीडिया को देश को बचाने की लड़ाई लड़नी थी, वो मीडिया बिल्कुल रेंगने लगा और पूंजीपतियों और मोदी सरकार की गुलामी और दलाली करने लगा और देश के प्रति अपना कर्तव्य भूल गया, अपना ईमान बेच दिया। और साथियों, जिसका ईमान ही नहीं वो इंसान ही नहीं, तो उसके विषय में मैं समझता हूँ बात करना बेकार है। पत्रकारिता भी चलने लग गई, नशे वाली पत्रकारिता भी हो रही है। और पता नहीं जन क्या क्या हो रहा है। लेकिन भैया, आप जो ठीक से काम करते ना जैसे करते रहे हो, तभी देश बचेगा। आपने बड़ा काम किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई योगेंद्र यादव जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथी और सामने मेरे किसान भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। केवल एक कदम जो हमें कुचलने के लिए इस देश के तानाशाह ने उठाया था, हमने उसकी औकात उसे दिखाते हुए उस कदम को भी पीछे धकेला है। बाकी लड़ाई बाकी है। यह नारा लगता रहा किसान मजदूर एकता का, किसान के खिलाफ कानून वापस हुए हैं, लेकिन मजदूरों को दफन करने वाले कानून जो कि जो है, वो लड़ाई भी अभी बाकी है। पूरी ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। निजीकरण, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मोदी का देश नहीं है, मोदी की जागीर नहीं है कि देश को बिना तराजू के तोल के बेच रहा है। इसे भी बचाना पड़ेगा। और साथ में बीजेपी को और आरएसएस को पूरी तरह से दफन करने के लिए ईवीएम को भी हटाना पड़ेगा। इससे पहले कोई काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। हमारे बीच में चलिए मैं अपनी तरफ से कर देता हूं हमारे सभी वकील साथियों का जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।